बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका सीरिया में अरब फौजें तैनात करना चाहता है। जॉन बोल्टन की कई मुल्कों से बातचीत। सऊदी अरब ने कहा तैयार हैं। दोमा में फायरिंग। यूएन इंस्पेक्टर्स का दौरा फिर मुलतवी कर दिया गया। इसराइल को ईरान के हमलों का डर। अमेरिका के साथ फौजी मशकों के लिए F-15 जहाज नहीं भेजेगा। ईरान में आर्मी डे मनाया गया। फौजी ताकत का मुजाहरा। रूहानी ने कहा हथियार बनाने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात की तैयारियां। CIA चीफ माइक पॉम्पियो ने नॉर्थ कोरिया के लीडर से की खुफिया मुलाकात। मोदी की लंदन में थेरेसा मे से मुलाकात। बरतानिया ने कहा हिंदुस्तान ब्रेग्जिट के बाद अहम पार्टनर है। लंदन में मोदी के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे। आसिफा से इंसाफ का मुतालबा किया गया। पूरे जम्मू और कश्मीर में गूंजे आसिफा से इंसाफ के नारे। सदर जमहूरिया ने कठवा गैंग रेप एंड मर्डर केस को शर्मनाक करार दिया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं सीरिया की। खबर है कि सीरिया के दोमा में फायरिंग की वजह से यूएन इंस्पेक्टर्स का मिशन मुतासिर हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के केमिकल हथियारों से मुताल्लिक इदारे OPCW के एक्सपर्ट्स को दोमा में केमिकल हमले के बारे में जांच करना था, लेकिन एक बार फिर फायरिंग की वजह से इंस्पेक्टर्स के दौरे को टाल दिया गया। सीरिया की हुकूमत की दरखास्त पर OPCW के इंस्पेक्टर्स पिछले हफ्ते के आखिरी दिनों में यह मिशन शुरू करने वाले थे, लेकिन पहले अमरीका, बरतानिया और फ्रांस के मिसाइल हमलों की वजह से इस मिशन को मुलतवी किया गया। यह जांच चारशंबे को फिर शुरू होने वाली थी, लेकिन एक सिक्योरिटी टीम के हवाले से कहा गया कि चारशंबे को दोमा में फायरिंग हुई, जिसकी वजह से उनका दौरा मुतासिर हुआ। यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के सफीर बशार जाफरी ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि सीरियन हुकूमत ने OPCW के साथ ताउन के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। रशिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में फ्रांस की एक तजवीज को रद्द कर दिया, जिसमें दोमा में केमिकल हमले की आजादाना तहकीकात पर जोर दिया गया। जब से सीरिया में केमिकल हमले का इल्जाम सामने आया है, सीरिया के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल की यह 6ठी मीटिंग थी। इस केमिकल हमले की बुनियाद पर ही अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया ने हाल ही में सीरिया में हमले किए थे। यूनाइटेड नेशंस में रशिया के सफीर वेजली नेबेंजिया ने कहा कि केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की जिम्मेदारी तय करने के लिए मैकेनिज्म बनाने का ख्याल बेकार है, क्योंकि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने पहले ही दावा कर दिया है कि मुजरिम कौन है। उनका हवाला सीरिया पर अमेरिका और इत्तेहादी मुल्कों के हमलों की तरफ था। रशिया ने इस दौरान रक्का में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर गौर के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाने पर जोर दिया, जहां सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स SDF का कंट्रोल है। अमेरिका की ताईद रखने वाली इस फौज ने पिछले साल ये इलाका आईसिस से हासिल किया था। रशिया के सफीर ने अमेरिका और इत्तेहादी मुल्कों पर रक्का को तबाह करने का इल्जाम लगाया। अमेरिका सीरिया में अरब मुल्कों की फौज तैनात करना चाहता है और इस सिलसिले में बातचीत की जा रही है। सदर ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन इस सिलसिले में अरब मुल्कों के लीडर से बातचीत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सीरिया में अरब मुल्कों के सिपाही तैनात किए जाएं ताकि अमेरिका की फौजों को बाहर निकाला जा सके। CNN ने एक रिपोर्ट में कहा कि व्हाइट हाउस सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्कों को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो सीरिया में फौजें तैनात करे। व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार के हवाले से कहा गया कि अरब फौज को तैनात करने के बारे में कोशिशें उस वक्त तेज हो गई जब ट्रंप ने कुछ दिन पहले ऐलान किया कि वो चाहते हैं कि अमेरिकी सिपाहियों को जल्द से जल्द सीरिया से बाहर निकाल लें और दूसरे मुल्क मामला संभाल लें। इस फौज में जिन मुल्कों के सिपाहियों को शामिल किया जा सकता है उनमें इजिप्ट, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर और UAE शामिल है। हाल ही में जॉन बोल्टन ने इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ अब्बास कामिल से बातचीत की थी और उनसे पूछा था कि क्या उनका मुल्क सीरिया में फौजें तैनात करने के लिए तैयार है। सीरिया में अमेरिकी फौजों के तर्जुमान कर्नल रियान डॉलन ने कहा कि यह फैसला अरब मुल्कों को करना है कि वो कितने सिपाहियों को भेज सकते हैं।
सऊदी अरब ने कहा है कि वो सीरिया में इस्तेहकाम पैदा करने की अमेरिका की कोशिशों के सिलसिले में अपने सिपाहियों को सीरिया में तैनात करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पीर को खबर दी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत सऊदी अरब, यूएई और दूसरे अरब मुल्कों के सिपाहियों को सीरिया में जमा करना चाहते हैं ताकि इस्तेहकाम बहाल किया जा सके। आदिल अल जुबैर ने कहा कि सीरिया में फौज भेजने के लिए सऊदी अरब की पेशकश नई नहीं है। उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ रियाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। आदिल अल जुबैर ने कहा कि हमने ओबामा हुकूमत को भी तजवीज़ पेश की थी कि अगर अमेरिका फौज भेजेगा तो सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों के सिपाही भी फौजें तैनात कर सकते हैं। सऊदी अरब का ख्याल है कि इससे दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में मदद मिलेगी। एंटोनियो गुटेरेस ने इस दौरान अरब न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि सीरिया बहरान का कोई फौजी हल नहीं है। यह बात बहुत अहम है कि सीरिया के लोग गैर मुल्की दखलंदाजी के बगैर मसले का हल तलाश करें। फलस्तीन मसले के बारे में एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि 2 रियासती हल की तायद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कोई दूसरा प्लान नहीं हो सकता। फलस्तीनियों और इसराइलियों को इस्तेहकाम के साथ मिलकर रहना चाहिए। यमन के बारे में आदिल अल जुबैर ने कहा कि यमन बहरान के सियासी हल का दारोमदार अल हूसियों पर है, जिन्होंने यमन को ईरान का अड्डा बना दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी जंग नहीं है जो सऊदी अरब चाहता है, बल्कि ये जंग सऊदी अरब पर थोपी गई है। इस मसले का सिर्फ सियासी हल है। ईरान की मदद रखने वाले अल हूसियों के अड़ियल रवैये की वजह से इस मसले को हल नहीं किया जा सका। आदिल अल जुबैर ने कहा कि अल हूसियों ने सऊदी अरब में 119 ईरानी मिसाइल्स दागे हैं। अल हूसी अपने मिशन में छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने देहातों को घेर लिया है और इमदाद रोक रहे हैं और इमदादी सामान बेचकर पैसे का जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं वो दहशतगर्दी है। ईरान के वजीर दिफा इराक पहुंचे और वहां के ओहदेदारों के साथ खित्ते की सूरत हाल, खासतौर पर सीरिया के हालात के बारे में बातचीत की। ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी ने इराकी ओहदेदारों के साथ सीरिया में अमरीका और इत्तेहादी मुल्कों के हालिया हमलों के बारे में बात की। सीरिया की फौज ने दमिश्क के करीब बागियों के असर वाले इलाकों पर शलबारी की। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम के हवाले से यह बात कही गई। खबर है कि सीरिया में तनाव के दरमियान इसराइल ने अमेरिका के साथ फौजी मशकों के लिए अपने जंगी हवाई जहाजों को भेजने का फैसला टाल दिया। इसराइल ने यह फैसला एक ऐसे वक्त किया जब सीरिया मामले पर ईरान के साथ उसका तनाव बढ़ता जा रहा है। इसराइल अलास्का में फौजी मशकों के लिए अपने F-15 जहाजों को भेजने वाला था। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इस फैसले का ताल्लुक ईरान के हमलों के अंदेशों से है। इसराइल में ईरान के ताल्लुक से बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने तस्दीक की कि हवाई जहाजों को भेजने का फैसला टाल दिया गया है। इस दौरान इसराइल के वजीर नेफ्ताली बेनेट ने वार्निंग दी कि ईरान के खतरों का सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान का ऑक्टोपस हम पर शिकंजा कसने और हमारी स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इसराइली सिपाहियों को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल अपने मुखालिफिन से ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से ईरान, सीरिया, हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स को कहना चाहता हूँ कि हमें मत आजमाओ। नेफ्ताली बेनेट इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट के एक कट्टर वजीर हैं। इसराइल ने सीरिया में ईरान के अड्डों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें फॉक्स न्यूज पर जारी की गई, जिनके मुताबिक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सीरिया के कई फौजी अड्डों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान न्यूज एजेंसी रॉयटर ने कहा कि इसराइल ने इशारा दिया है कि वो सीरिया में ईरान की एयरफोर्स को निशाना बना सकता है। ईरान ने अमेरिका और बरतानिया के इस इल्जाम को रद्द कर दिया है कि ईरान यमन में मिसाइल्स भेज रहा है। ईरान ने कहा कि ये इल्जाम धोखा हैं और दूसरों पर इल्जाम थोपने की शर्मनाक कोशिश है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के नुमाइंदे ने यह बात कही। अमेरिका और बरतानिया के सफीरों निकी हैली और कैरन पियर्स ने इससे पहले यमन के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए ईरान के खिलाफ इल्जाम लगाए। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने इल्जाम लगाया कि ईरान यमन में दखल अंदाजी कर रहा है और हथियारों से मुताल्लिक पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बरतानिया की सफीर ने भी ऐसा ही इल्जाम लगाया। अमेरिका के सेनेटर्स ने यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमलों की तायद करने पर डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत से सख्त सवालात किए। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर्स ने ट्रंप हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उसके पास यमन के ताल्लुक से कोई ठोस स्ट्रैटेजी नहीं है। रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने सेनेट की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर आपका बेटा आपके घर के सहन में पिस्तौल से गोलियां चला रहा है और बेतहाशा पड़ोसियों को निशाना बना रहा है और उन्हें खतरे में डाल रहा है, तो क्या आप उसे और ज्यादा गोलियां देंगे? हमारी स्ट्रैटेजी सऊदियों को और
زیادہ بم دینے کی ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مڈل ایسٹ سے متعلق نمائندے ڈیوڈ ساٹرفیلڈ نے پینل کو بتایا کہ سعودی اتحاد کے لیے امریکہ کی فوجی تائید امریکہ کی قومی سلامتی اور اس کے سفارتی مقصدوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ان میں ISIS اور القاعدہ کی شکست اور خطے میں ایران کے اثر کو کم کرنا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر باب مینڈس نے کہا کہ یمن کے تعلق سے حکومت کی کوئی ٹھوس پالیسی نہیں ہے۔ UAE کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے یمن میں ایران میں بنے قصیف 1 ڈرون کو ضبط کر لیا ہے جس میں بم رکھے ہوئے تھے۔ یہ جہاز یمن کی عبدالربو منصور ہادی حکومت کی فوج کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ایک نیوز ایجنسی نے UAE کے عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے اعلان کیا ہے کہ ایران اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہتھیار بنانے کے معاملے میں کسی کی اجازت حاصل نہیں کرے گا۔ ایران کے آرمی ڈے کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے روحانی نے کہا کہ ایک مضبوط فوج غیر ملکی خطروں سے مقابلے کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ روحانی کے حوالے سے ایران کی مہر نیوز ایجنسی نے کہا کہ اگر ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی تو ہم تیار کریں گے، ہم دنیا سے اجازت کا انتظار نہیں کریں گے۔ روحانی نے کہا کہ جو ملک اپنی اندرونی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہیں وہی حقیقی معنوں میں خود مختاری اور طاقت کا احساس کر سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایسی خبریں آئی تھیں کہ یورپی ملک ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے خلاف پابندیاں لگانے پر غور کر رہے ہیں تاکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران نیوکلیئر ڈیل کو برقرار رکھنے کے لیے منایا جا سکے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور اس کا نیوکلیئر پروگرام صرف اپنی حفاظت کے لیے ہے اور ان میں نیوکلیئر ہتھیار نہیں لے جائے جا سکتے۔ ایران کے آرمی ڈے کے موقع پر تہران میں ایک فوجی پریڈ نکالی گئی جس میں ایران کی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس پریڈ میں تمیم 2 میزائل سسٹم کو دکھایا گیا جو ایران کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ اس میزائل سسٹم کے ذریعے کم بلندی پر اڑنے والے ڈرونز کو مارا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے میزائلز، ریڈار سسٹمز، ٹینکس، فوجی گاڑیوں اور سنائپر رائفلز اور دوسرے ہتھیاروں کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ اس تقریب کے دوران حسن روحانی نے اعلان کیا کہ ایران کی فوجیں علاقائی اور عالمی حالات میں کبھی بھی اتنی زیادہ طاقتور نہیں تھی جتنی آج ہے۔ انہوں نے مغربی ملکوں کو مڈل ایسٹ میں ہتھیاروں کا سیلاب بھیجنے کے خلاف خبردار کیا اور کہا کہ وہ خطے میں لڑائیاں پیدا کر رہے ہیں۔ روحانی نے کہا کہ مغربی ملکوں کو اپنے فائدے کے لیے خطے میں ہتھیار بھیجنا بند کرنا چاہیے۔ روحانی نے کہا کہ خطے میں امن قائم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ بات چیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے تعلق سے ہماری پالیسی یہ ہے کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملک ایران کو سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ایران سرکاری دہشت گردی کر رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ دشمنوں نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر انٹیلیجنس وار شروع کی ہے لیکن غیر ملکی خفیہ ایجنسیاں ایران کو نقصان پہنچانے میں ناکام رہی ہیں۔ انٹیلیجنس منسٹر محمود علوی سے ملاقات کرتے ہوئے سپریم لیڈر نے یہ بات کہی۔ خامنائی نے کہا کہ ہم میدان جنگ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک طرف اسلامی جمہوریہ ہے تو دوسری طرف کئی بڑے اور طاقتور دشمن ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے 29ویں عرب سمٹ میں حصہ لینے پر عرب لیڈرز کا شکریہ ادا کیا۔ ریاض کے الیمامہ پیلس میں سعودی کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر شاہ سلمان نے عرب لیڈرز کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے بارے میں بریفنگ کی۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے پورے ملک میں ریپ کیسز اور عورتوں کے خلاف جرائم پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں تمل ناڈو کے گورنر نے ایک خاتون جرنلسٹ کے ساتھ نامناسب حرکت کر دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ امریکہ سیریا میں عرب فوجیں تعینات کرنا چاہتا ہے۔ جان بولٹن کی کئی ملکوں سے بات چیت، سعودی عرب نے کہا تیار ہیں۔ دوما میں فائرنگ، UN انسپیکٹرز کا دورہ پھر ملتوی کر دیا گیا۔ اسرائیل کو ایران کے حملوں کا ڈر، امریکہ کے ساتھ فوجی مشقوں کے لیے F-15 جہاز نہیں بھیجے گا۔ ایران میں آرمی ڈے منایا گیا، فوجی طاقت کا مظاہرہ۔ روحانی نے کہا ہتھیار بنانے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کم جونگ ان ملاقات کی تیاریاں، CIA چیف مائک پومپیو نے نارتھ کوریا کے لیڈر سے کی خفیہ ملاقات۔
मोदी की लंदन में थेरेसा मे से मुलाकात, बरतानिया ने कहा हिंदुस्तान ब्रेग्जिट के बाद अहम पार्टनर है। लंदन में मोदी के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे, आसिफा से इंसाफ का मुतालबा किया गया। पूरे जम्मू और कश्मीर में गूंजे आसिफा से इंसाफ के नारे, सदर जमहूरिया ने कठवा गैंग रेप एंड मर्डर केस को शर्मनाक करार दिया। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को, इसराइली फौज ने गजा के करीब फलस्तीनी स्टूडेंट्स की एक रैली पर फायरिंग कर दी, जिससे कम से कम 84 लोग जख्मी हुए। यह वाकया मंगल की शाम पेश आया जब फलस्तीनी स्टूडेंट्स ने वापसी के हक में मार्च निकाला। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इसराइली फौज ने फलस्तीनी नौजवानों और स्टूडेंट्स पर सीधे गोलियां चला दी, उन पर आंसू गैस शेल्स का भी इस्तेमाल किया गया। बांग्लादेश ने दुनिया से कहा है कि वो रोहिंग्या रेफ्यूजियों को वापस लेने के लिए म्यांमार की हुकूमत पर दबाव डाले। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा कि म्यांमार वादे के बावजूद रोहिंग्या रेफ्यूजियों को वापस लेने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है। उन्होंने लंदन में खिताब करते हुए ये बात कही। CIA चीफ माइक पॉम्पियो ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ एक खुफिया मुलाकात की। पॉम्पियो ने नॉर्थ कोरिया के लीडर से इस महीने के शुरू में मुलाकात की। उन्होंने ट्रंप और किम जोंग उन के दरमियान तारीखी छोटी मुलाकात के सिलसिले में बातचीत की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर तस्दीक की कि यह मीटिंग हुई और यह मीटिंग बहुत अच्छी रही और एक अच्छा ताल्लुक कायम हुआ। ट्रंप ने कहा कि दोनों लीडर्स के दरमियान छोटी मुलाकात की तफसीलात तय की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करना बहुत अच्छी बात होगी। अमरीकी मीडिया में कहा गया कि पॉम्पियो ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हैसियत से रेक्स टिलरसन की जगह तकर्रुर के फौरी बाद यह दौरा किया। पॉम्पियो ने किम जोंग उनके साथ खित्ते की सूरत हाल के बारे में बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के साथ इंतहाई आला सतह पर डायरेक्ट बातचीत कर रहा है। इस दौरान व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप और किम जोंग उन ने खुद डायरेक्टली बातचीत नहीं की। इस दौरान एक खबर में कहा गया कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के साथ एक अमन समझौते पर गौर कर रहा है। साउथ कोरिया के एक आला ओहदेदार ने कहा कि हम कोरिया के इलाके को हथियारों के इलाके से अमन के इलाके में बदलना चाहते हैं और इस सिलसिले में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान बातचीत चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने व्हाइट हाउस पर ही तनकीद कर दी और एक अहम एडवाइजर के इस दावे को रद्द कर दिया कि रशिया के खिलाफ पाबंदियों के ताल्लुक से उलझन पाई जाती है। निकी हैली ने CBS न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि रशिया के खिलाफ पाबंदियां जल्द लगाई जाएंगी। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने रशिया के खिलाफ पाबंदियां लगाने की खबरों को गलत बताया। व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइजर लैरी कोडोलो ने कहा कि इस ताल्लुक से बहुत उलझन पाई जाती है। अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज बुश सीनियर की बीवी बारबरा बुश नहीं रही। उनकी उम्र 92 साल थी। वो अमेरिका के दो प्रेसिडेंट्स जॉर्ज बुश सीनियर और जॉर्ज बुश जूनियर के दौर में एक अहम शख्सियत रही। कुछ अरसे से उनकी सेहत बहुत खराब थी और उन्होंने इलाज कराने से इनकार कर दिया था। जॉर्ज बुश सीनियर की उम्र 93 साल है। वो सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले अमेरिकी सदर हैं। बुश जूनियर ने एक बयान में कहा कि मेरी माँ 92 साल की उम्र में गुजर गई। मैं, बारबरा, जिना और दूसरे गम में हैं, लेकिन हम मुतमईन हैं। बारबरा बुश एक मशहूर फर्स्ट लेडी थीं और एक ऐसी औरत थीं जिन्होंने लाखों लोगों को पढ़ाया और उनसे मोहब्बत की। चाइना ने इंडिया नेपाल चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की तजवीज़ पेश की है और तीनों मुल्कों को हिमालय पहाड़ के जरिए जोड़ने का ख्याल पेश किया है। चाइना के बारे में ऐसे अंदेशे पाए जाते हैं कि वो अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहता है, जिस पर हिंदुस्तान काफ़ी फिक्रमंद है। नेपाल के वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग का दौरा करते हुए चाइना की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इस मौके पर चाइना की तरफ से ये तजवीज़ पेश की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे से मुलाकात की। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ट्विटर पर बताया कि दोनों लीडर्स ने ब्रेग्जिट के बाद हिंदुस्तान बरतानिया ताल्लुकात को मजबूत करने के बारे में बातचीत की। इस मुलाकात के बाद मोदी साइंस म्यूजियम गए। उनके साथ प्रिंस ऑफ वेल्स भी थे। हिंदुस्तानी साइंस के 5000 साल के उन्वान से ये नुमाइश रखी गई थी। मोदी ने वहाँ साइंसदानों, स्कॉलर्स, आर्टिस्टों से मुलाकात की। मोदी के दौरे के दौरान टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और दूसरे शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने इंडिया UK CEO फोरम से भी खिताब किया। वज़ीर आज़म क्वीन एलिज़ाबेथ से भी मिले। उन्होंने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया जिसका उन्वान भारत की बात सबके साथ है। मोदी ने लंदन में 12वीं सदी के कर्नाटक के संत बसवेश्वरा के एक मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। एक ऐसे वक्त जब कर्नाटक में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। इस कदम को रियासत के लिंगायत और वीराशिवा तबकों के वोट हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बरतानिया दौरे के खिलाफ लंदन में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। कई लोग सड़कों पर निकल आए और मोदी के खिलाफ नारे लगाए। मोदी कॉमनवेल्थ मुल्कों के लीडर्स की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बरतानिया का दौरा कर रहे हैं। कश्मीर की सूरत हाल, हिंदुस्तान में मुसलमानों और दलितों के खिलाफ तशद्दुद, औरतों और बच्चियों के जिनसी इस्तेसाल और दूसरे मामलात पर कई तंजीमों की तरफ से मुजाहरे किए गए। सबसे बड़ा एहतजाज पार्लियामेंट स्क्वायर पर किया गया, जहां बरतानिया में रहने वाले सिखों और कश्मीरियों ने हिंदुस्तान की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। कॉमनवेल्थ मुल्कों की इस कॉन्फ्रेंस में 50 से ज्यादा मुल्कों के लीडर्स हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल है। जिस वक्त मोदी बरतानिया की वजीर आजम थेरेसा मे से मुलाकात कर रहे थे, बाहर मुजाहरे हो रहे थे। कई लोगों ने जम्मू कश्मीर के कठवा में एक 8 साल बच्ची आसिफा के बेरहमाना गैंग रेप एंड मर्डर के खिलाफ नारे लगाए और आसिफा से इंसाफ का मुतालबा किया। एहतजाजी बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर नारे लिखे हुए थे कि रेप करने वालों का बचाव बंद करो, अक़लियतों को डराना बंद करो। कई लोग कठवा गैंग रेप की मुतासरा लड़की की तस्वीरें थामे हुए थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कठवा गैंग रेप एंड मर्डर केस को बर्बरियत करार दिया और कहा कि इस बात को यकीनी बनाना पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे वाकयात मुल्क में किसी भी लड़की के साथ पेश न आए। सदर जमहूरिया ने जम्मू कश्मीर की श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 6ठे कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने इस वाक़े को नफरत के काबिल करार दिया और कहा कि ये शर्मनाक वाक़या और उन्हें उम्मीद है कि हम सब हमारी बच्चियों की हिफाजत का फ़र्ज निभाएंगे। एक ऐसे वक्त जब कठवा गैंग रेप एंड मर्डर केस, उन्नाव रेप केस और दूसरे वाकयात की वजह से पूरे मुल्क में गुस्सा पाया जाता है, तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने एक खातून जर्नलिस्ट के गाल को सहला दिया, जिससे तनाज़ा पैदा हो गया। अलग अलग गोशों से तनकीदों के बाद गवर्नर ने इस जर्नलिस्ट से माफ़ी मांगी। ये वाकया मंगल को चेन्नई राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश आया। कई जर्नलिस्टों ने गवर्नर से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। इससे पहले लक्ष्मी सुब्रमण्यन नामी जर्नलिस्ट ने ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें गवर्नर उनके गाल को सहला रहे हैं। इस जर्नलिस्ट ने गवर्नर के इस रवैये पर हैरत का इजहार किया। बाद में गवर्नर ने जर्नलिस्ट को खत लिखते हुए कहा कि मैंने आपको अपनी पोतरी समझकर आपके गाल पर हाथ रखा। ऐसा प्यार सिर्फ आपके काम की तारीफ की वजह से किया गया। मैं भी 40 साल तक जर्नलिज्म से जुड़ा रहा। जर्नलिस्ट ने बाद में ट्विटर पर कहा कि उन्होंने इस माफ़ी को कबूल कर लिया है, लेकिन वो गवर्नर की नीयत के ताल्लुक से अब भी मुतमईन नहीं है। कई जर्नलिस्टों और सियासतदानों ने इस वाक़े पर अपने गुस्से का इजहार किया। सोशल मीडिया पर भी इस नामुनासिब रवैये पर तनकीद की जा रही है। लड़कियों के खिलाफ वहशतनाक वाक़यात का सिलसिला जारी है। एक ताज़ा खबर में कहा गया कि दिल्ली के रोहिणी इलाके में इस बार एक 12 साल की बच्ची का पड़ोसी ने रेप कर दिया। ये लड़की ज़हनी माजूर है। इस बच्ची के घर वालों को इस वाक़े के बारे में उस वक्त मालूम हुआ जब उन्हें व्हाट्सएप के जरिए उनकी बेटी का वीडियो मिला। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक ने इस लड़की का रेप किया और 2 दूसरों ने इसका वीडियो बनाया। मुलजिम की पहचान बंटी की हैसियत से की गई। जम्मू कश्मीर के तमाम शहरों और टाउन्स में कठवा गैंग रेप एंड मर्डर केस से मुतासर लड़की आसिफा से इंसाफ का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए। श्रीनगर, अनंतनाग, बानिहाल, पुलवामा, कुलगाम, करगिल, बांदीपुरा और दूसरे मकामात पर लोग सड़कों पर निकल आए और आसिफा से इंसाफ के नारे लगाए। एहतजाजियों में जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे। उन्होंने मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। बाज़ जगह एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। झड़पों में बाज़ लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। इस दौरान जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने कहा कि वो बच्चों के हुकूक की हिफाजत के लिए एक रियासती कमीशन बनाएगी। एक सरकारी तर्जुमान ने यह बात बताई। इस दौरान बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि कठवा मामले पर मोमबत्ती जुलूसों के जरिए हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। मुल्क के कई शहरों में आसिफा से इंसाफ के मुतालबे की तायद में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। वेस्ट बंगाल के कोलकाता और दूसरे जिलों में आंधी और बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई और कम से कम 15 लोग हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि दीवार गिरने और बिजली के खंभे और झाड़ उखड़ने के वाकयात में तकरीबन 50 लोग जख्मी हुए। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो नुकसानात के बारे में एक रिपोर्ट पेश करें। मौसम ओहदेदारों ने कहा कि वेस्ट बंगाल में आने वाले 2 दिन तक और ज्यादा बारिश हो सकती है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका सीरिया में अरब फौजें तैनात करना चाहता है। जॉन बोल्टन की कई मुल्कों से बातचीत। सऊदी अरब ने कहा तैयार हैं। दोमा में फायरिंग, यूएन इंस्पेक्टर्स का दौरा फिर मुलतवी कर दिया गया।
اسرائیل کو ایران کے حملوں کا ڈر، امریکہ کے ساتھ فوجی مشقوں کے لیے F-15 جہاز نہیں بھیجے گا۔ ایران میں آرمی ڈے منایا گیا، فوجی طاقت کا مظاہرہ، روحانی نے کہا ہتھیار بنانے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کم جونگ ان ملاقات کی تیاریاں، CIA چیف مائک پومپیو نے نارتھ کوریا کے لیڈر سے کی خفیہ ملاقات۔ مودی کی لندن میں تھریسا مے سے ملاقات، برطانیہ نے کہا ہندوستان بریگزٹ کے بعد اہم پارٹنر ہے۔ لندن میں مودی کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے، آصفہ سے انصاف کا مطالبہ کیا گیا۔ پورے جموں و کشمیر میں گونجے آصفہ سے انصاف کے نعرے، صدر جمہوریہ نے کٹھوعہ گینگ ریپ اینڈ مرڈر کیس کو شرمناک قرار دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔